9,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। सुपर हीरो, बेस्ट एयरलाइन, बेस्ट बियर ब्रांड, आईपीएल बैंगलोर टीम, फार्मूला रेसिंग। आज 9 साल बाद इन्होंने अपनी चुप्पी छोड़ी है। राज शमानी के पॉडकास्ट पे जो 3-4 दिन पहले अपलोड हुआ और 2 करोड़ से ऊपर व्यूज आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय मल्ल्या की, जो बहुत खुश है इस पॉडकास्ट से कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और कम से कम मुझे आज बात अपनी कहने का मौका मिला। जी हाँ, ये सही बात है, बात कहने का मौका भी बहुत साल बाद मिला, लेकिन 8-9 साल बाद क्यों और क्या हुआ था उस टाइम में? क्या ये वाकई में फ्रॉड था? क्या वो वाकई में भागे थे? इस पॉडकास्ट के हिसाब से तो बिल्कुल निर्दोष है। आज देश को उन्हें बाइज्जत गाजे बाजे के साथ हार पहना के वापस बुलाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और 6-7 हज़ार करोड़ रुपए वापस भी करने चाहिए। ये उनके हिसाब से है। अब इसमें क्या सच्चाई है, आज इस पूरे वीडियो में मैं डिकोड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और मैं ये सब इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी सिमिलर सिचुएशन में था। इतना बड़ा नहीं मैच था, लेकिन मैच था। 2001 में मेरा 22 करोड़ का ऐसे ही नुकसान हुआ था और मैंने बैंक्स के साथ सेटल किया, स्टाफ को पूरी सैलरीज दी, पूरे अपने सप्लायर्स को सेटल किया। मैं लंदन नहीं भागा, किराए के मकान में रहा, दोबारा बाउंस बैक किया। तो मैं समझ सकता हूँ इस सिचुएशन में उनसे क्या गलती हुई, क्या सही किया और क्या नहीं करना चाहिए था, उस बात को लेकर। और साथ में पूरे पॉडकास्ट पे क्या वो सही कह रहे हैं और कहाँ कहाँ उनकी बातों पे शक पैदा होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा लंबा वीडियो, एंड तक देखना, लेकिन बहुत सारी आपको लर्निंग भी मिलेगी। और साथ में इस पॉडकास्ट पे उन्होंने क्या बात कही सच, क्या गलत कही, क्या सवालिया निशान पैदा होते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा राज शमानी के लिए कि बहुत बढ़िया और न्यूट्रल पॉडकास्ट किया है। कुछ टेढ़े सवाल भी उन्होंने पूछे और ये एक बहुत ही यूट्यूबर्स के लिए गर्व की बात है कि अमरजीत से एक यूट्यूबर खास लंदन जाके उस शख्स के साथ जिसके साथ कोई मीडिया आज तक इंटरव्यू नहीं ले पाया पूरा, इस तरह का इतना डिटेल में जो राज शमानी साहब ने किया। तो मेरी तरफ से राज शमानी जी को बधाई बहुत बहुत टू अचीव दिस, क्योंकि ये बड़ी बात है। 2 करोड़ व्यूज़ और इस पॉडकास्ट की वजह से वो शायद आज इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर भी बन गए। तो आइए डिकोड करते हैं इस पॉडकास्ट को और विजय मल्ल्या को कि पूरी कहानी क्या थी। तो पहले पार्ट पे हम बात करेंगे कि पॉडकास्ट पे उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इंग्लिश में था, बहुत लोग को शायद समझ में नहीं आया। दूसरे पार्ट पे हम बात करेंगे कि विजय मल्ल्या की पूरी स्टोरी, उनके पैदा होने से लेके एंड तक भागने तक क्या क्या एपिसोड हुए। और तीसरा सबसे ज़रूरी बात, तजुर्बे की बात, क्या गलत क्या सही, उनकी क्या गलतियाँ थी और क्या उनकी अच्छाइयाँ थी, क्या उन्होंने सही किया। तो आइए शुरू करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी राय कि सारे वीडियो को लेके आप क्या सोचते हैं। तो पहले बात करते हैं कि पॉडकास्ट में क्या हुआ। पॉडकास्ट में विजय मल्ल्या बताते हैं कि इनके फादर जो विट्ठल मल्ल्या थे वो बड़े ही सख्त और डिसिप्लिन में रखने वाले फादर थे। इनको 400 रुपये जब ये कंपनी में ज्वाइन किए, एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया और 400 रुपये इनको स्टाइपेंड मिलता था। सैलरी नहीं बोलते, ये स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड माना जेब खर्ची मिलती थी। एक बात इनके बारे में बड़ी मशहूर थी कि ये कॉलेज में स्टैंडर्ड हेरल्ड लेके जाते थे गाड़ी, और उसका साइलेंसर थोड़ा खोल देते थे ताकि धर 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 करके आवाज़ आए। बड़े जोश पे वहाँ जाते थे। थोड़ा दिखावा और शोशेबाजी का शौक इनको शुरू हो जाता। इसके जवाब में ये कहते हैं कि मुझे गाड़ियों के रेस का शौक था, सेकंड हैंड स्टैंडर्ड हेरल्ड थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और थोड़ा साइलेंसर आवाज़ कर रहा है तो फटफटी में भी लड़कों की आवाज़ होती साइलेंसर में, तो उस बात को इतना बड़ा बनाना कोई बात नहीं है। साथ में उनके बारे में बातें मशहूर थी कि वो बैटरी की कारें चलाते थे जब बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे। बढ़िया बढ़िया उनके पास खिलौने थे। ऐसा उन्होंने सब कुछ डिनाई किया, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी एकदम नॉर्मल परवरिश थी, आम बच्चों की तरह। जहाँ तक किंगफिशर एयरलाइन की बात करें तो उनके मुताबिक ये इंडिया की बड़ी प्रीमियर एयरलाइन थी और बहुत अच्छी सर्विसेज थी। मैंने खुद ट्रैवल किया। हम 1000-1500 रुपये ज़्यादा दे के किंगफिशर में जाते थे क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और साथ में वहाँ पर वो खुद जो टीवी स्क्रीन लगी थी उसमें आते थे कि आपका मैं स्वागत करता हूँ, जैसे मेहमानों का अपने घर में स्वागत करता हूँ वैसे आपका करता हूँ।
बड़ी प्रोफेशनल चुनी हुई एयर होस्टेसेस होती थी, अच्छी सर्विस थी, कोई डिनाइंग नहीं। ब्रांड बियर का इंडिया का सबसे बड़ा बना, 50 मुल्कों में इनकी बियर मिलती थी, और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ये जीनियस थे, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। उसके अलावा किंगफिशर कैलेंडर, बहुत सारे इवेंट, फार्मूला रेसिंग, हर जगह किंगफिशर, वो जो ब्रांडिंग का इन्होंने काम किया ये जीनियस था। इस बात को हम भी मानते हैं कि मार्केटिंग जीनियस थे ये। इसके साथ इसमें भी कोई डिनायल नहीं है कि एक कंपनी जिसका 40 करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था, यूनाइटेड ब्रूअरीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसको 1,75,000 करोड़ तक मार्केट कैप तक ले गए, वैल्यूएशन तक ले गए उस कंपनी को। इसमें भी इनकी जीनियस प्रूव होती है, बिजनेस एक्यूमेन प्रूव होता है, यहाँ तक भी ये ठीक है। लेकिन जब वो कहते हैं कि बैंकों का जब लोन हो गया, और ये डिनाई करते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए का लोन था जिसको 9,000 करोड़ बताया जा रहा है, यहाँ तक कि 6,203 करोड़ एग्जैक्ट फिगर भी बताते हैं, और साथ में कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिटेल्स आई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसके हिसाब से 14,000 करोड़ रुपए इनसे वसूल किया जा चुका है। और ये बोलते हैं अगर इनको फेयर ट्रायल का प्रॉमिस हो तो ये इंडिया वापस आने का सोच सकते हैं। सैलरीज के बारे में जब राज सवानी ने बात की तो उन्होंने कहा, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन स्टाफ से जिनको ये सब भुगतना पड़ा, पर मैं सैलरी देना चाहता था, बैंकों ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया और मैं सैलरीज नहीं दे पाया। यहाँ तक कि किंगफिशर के एम्प्लॉय की वाइफ ने सुसाइड किया तो उसका इन्होंने बोला कि वो आपस के झगड़े होंगे, उसका फ़ायदा उठा के ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली इसलिए सुसाइड हुआ। तो ये बात तो प्रूव नहीं की जा सकती कि सही में क्या था, लेकिन मैं इसको अपने एंड में जब एनालिसिस करूँगा तो सैलरी पॉइंट को बताऊंगा कि यहाँ पे इनकी क्या सबसे बड़ी गलती हुई। और साथ में जब सैलरी नहीं दी गई और 60th बर्थडे जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो कहते मैं अपने पैसे से कर रहा था सेलिब्रेशन। यहाँ भी इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की जो मैं एंड में इस वीडियो में बताऊंगा इनकी क्या गलती थी, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए था। ये कहते हैं मैं 1988 से यूके पासपोर्ट होल्डर हूँ, यूके में रहता हूँ और इंडिया में मैं 180 दिन से ज़्यादा नहीं रहता था। उस डेफिनेशन के हिसाब से ये एनआरआई रहे, ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनके मुताबिक इन्होंने 15 रिमाइंडर्स बैंक को भेजे लेकिन इनको कभी स्टेटमेंट नहीं मिली। और ये जो 4 घंटे का पॉडकास्ट है किंग ऑफ गुड टाइम्स में बहुत सारी और बातें इन्होंने सिस्टम के खिलाफ, ये भी बताया कि प्रणब मुखर्जी से मिले जब तकलीफ में थे और इनको बोला गया बैंक सपोर्ट करेंगे, और साथ में अरुण जेटली से भी ये मिले कि बैंकों को बोलो मेरे साथ बैठ के सेटल कर लें, और मैं जनीवा जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है। और ये उस दिन उनसे मिल के लंदन चले गए और इतनी 5-10 मिनट की पार्लियामेंट हाउस में इनकी मीटिंग हुई। साथ में इन्होंने एमपी बने क्योंकि इंडिया में लिकर बिजनेस एक समझिए इसको दुनिया में वैसे तो सिन बिजनेस कहते हैं, सिन बिजनेस मतलब पाप की दुनिया, जहाँ पे बहुत सारी सख्ती है, बहुत सारे लाइसेंसेस हैं, तो गवर्नमेंट से एक अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। तो इन्होंने राज्यसभा का जो एमपी बने, ये राज्यसभा के एमपी बने, ये उस तरफ एक ब्रिलियंट स्टेप था, अच्छा किया इन्होंने वो सब किया। लेकिन जो लोन्स हुए और जो डिफ़ॉल्ट्स हुए, एनपीओ हुए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली और बाहर जाने की स्टोरी को थोड़ा सा इन्होंने घुमाया फिराया, इसमें बहुत थोड़ा मैनिपुलेट किया है और बात को सही तरीके से नहीं रखा है मेरे हिसाब से, जो मैं अपने एनालिसिस में बाद में बताऊंगा। तो ये तो रहा पॉडकास्ट कि पॉडकास्ट में उन्होंने मोटी मोटी क्या क्या बातें कही और उस पर अपने आप को पूरा निर्दोष बताने की कोशिश की है। ऐसा जताया है कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, मैं साजिश का शिकार हूँ, 6,000 करोड़ देने थे, 14,000 करोड़ दे चुका हूँ, अब तो मुझे आपको 8-10 हज़ार करोड़ रुपये देने चाहिए और बाइज्जत देश वापस बुलाना चाहिए। मतलब ये इनकी सोच है भाई साहब की। लेकिन बहुत गलतियाँ ये किए हैं, क्या क्या किए हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, क्योंकि इस बीच में मैं आपको बताऊँगा विजय मल्ल्या क्या है, कौन है, क्या करते रहे हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, विट्ठल मल्ल्या कौन थे, थोड़ा सा उसके ऊपर भी डाले ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सारी कहानी की जड़ कहाँ है और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा रही है ये कहानी। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आज़ादी से पहले बहुत छोटी छोटी बियर कंपनियाँ थी इंडिया में। तो एक सज्जन आए जिनका नाम था थॉमस लीशमैन, उन्होंने इन सब कंपनियों को एक जगह इकट्ठा किया, एक कंपनी में मर्ज किया और उसका नाम रखा यूनाइटेड ब्रूअरीज।
ये बन गई 10-12 कंपनियां मिला के एक कंपनी। और विजय मल्ल्या के पिताजी विट्ठल मल्ल्या ये पढ़ते थे दून स्कूल में, बड़े ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इन्होंने जब देखा कि देश धीरे धीरे आज़ादी की तरफ जा रहा है और ये मार्केट जब खुलेगी तो भैया जो लिकर का धंधा ये तो बड़ा फायदे का धंधा है, तो उन भाई साहब ने यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर खरीदने शुरू कर दिए और करते करते धीरे धीरे वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए। अब समय आया इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का, तो भाई साहब अंग्रेज इनको बाकी के भी शेयर बेच के चले गए, पूरी कंपनी इनकी हो गई। और 22 साल की उम्र में विट्ठल मल्ल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज के बन गए भाई साहब चेयरमैन। अब विट्ठल मल्ल्या ने बहुत सारी इंडियन विस्कीज जॉइंट वेंचर में जो बाहर के ब्रांड्स थे उनके साथ यहाँ पे बनानी शुरू की, जिसको IMFL बोलते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बनाने की शुरुआत की। 18 दिसंबर 1955 को हमारे विजय मल्ल्या साहब का जन्म होता है। तो कॉलेज के बाद विजय मल्ल्या साहब ने ज्वाइन किया UB ग्रुप। अमेरिका पढ़ने गए, सब पढ़ लिख के उन्होंने जो भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी थी, आके UB ग्रुप यूनाइटेड ब्रूअरीज इन्होंने ज्वाइन किया। अब आया 1977 का टाइम भैया, वहाँ पर एक ऐसी सरकार आई जिससे देश पे सारी अल्कोहल बैन कर दी, पूरा इंडिया ड्राई स्टेट हो गया जी। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों की खाट खड़ी हो गई, कंपनियां घबराने लग गई, बेचने लग गई, सामान बंद होने लग गई। लेकिन ये दोनों बाप बेटे घबराए नहीं। इनकी कुछ दूरदर्शिता थी कि ये चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ भी ड्राई स्टेट हुए हैं या ड्राई कंट्री हुए हैं तो ये ठीक होएगा। और जो जो कंपनियां सिक हो रही थी उन्होंने उनको भी खरीदना शुरू कर दिया। बड़ी अक्लमंदी दिखाई, रिस्क भी लिया और यही हुआ। 2-3 साल बाद ये सरकार चली गई और वापस से ड्राई कंट्री फिर से वेट कंट्री हो गया और अल्कोहल लिकर सब कुछ खुले में मिलने लगी। अब यहाँ पे एक मोड़ आता है 1978 में, किंगफिशर को रीलॉन्च किया विजय मल्ल्या ने, एक नए ब्रांड जो किंगफिशर बर्ड होता है, चिड़िया होती है, उसके लोगों के साथ। इनके दिमाग में मार्केटिंग का कीड़ा था और ये मार्केटिंग के जीनियस भी थे, बाहर से पढ़ लिख के भी आए थे। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि कैसे बियर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया जाए। तो लोगों भी बढ़िया किया और यहाँ से जो ऐड आती थी, मुझे भी याद है, हमने देखी है, ओ लाला लाला गोवा के बीचेस के ऊपर यंग लाइफस्टाइल ब्रांड। तो बच्चों को और यूथ को सेंट्रिक करके इन्होंने ये ब्रांड बनाया और ये बियर चल निकली, क्योंकि उस टाइम में सबसे बड़ा कंपटीशन था मोहन मीकिन का। जो गोल्डन ईगल करके एक बियर आती थी वो नंबर 1 होती थी। जब ये सब होने लगा और उसके बाद इन्होंने शुरू किया किंगफिशर कैलेंडर, जहाँ पे बड़ी बड़ी मॉडल्स स्विमवियर में लॉन्च होती थी। यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ ये भी पहले यहाँ पर लॉन्च हुई, उसके बाद बड़ी स्टार बनी। तो हर मॉडल का ये सपना होता था कि किंगफिशर कैलेंडर में आए और वहाँ से उनका स्टार बनने का एक सफ़र शुरू हो, वहाँ पे लॉन्च होने का उनका एक सपना था। लेकिन उसके पीछे एक मार्केटिंग की बहुत बड़ी गिमिक थी, किंगफिशर कैलेंडर। देखिए हर जगह नाम चल रहा है किंगफिशर, आपको ऐड अलाउड नहीं है लिकर की इंडिया में। फिर किंगफिशर वाटर, किंगफिशर सोडा, सरोगेटेड ऐड इसको बोलते हैं, वो एड्स करनी शुरू की, बड़े बड़े इवेंट करना शुरू किए। उसके बाद एक रॉयल चैलेंज विस्की भी बनाई, वो भी ब्रांड के लिए इन्होंने IPL में ये टीम खरीदी। अब एक फाइनल स्ट्रोक इन्होंने मारने की सोची कि किंगफिशर बियर को बढ़िया करने के लिए एक किंगफिशर एयरलाइन भी लॉन्च हुई, फार्मूला रेसिंग भी हुई, बड़े बड़े इवेंट स्पॉन्सर हुए, हर जगह किंगफिशर किंगफिशर किंगफिशर, और किंगफिशर बन गया इंडिया का नंबर 1 ब्रांड और किंगफिशर 50 मुल्कों में एक्सपोर्ट भी होने लगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि विजय मल्ल्या जब UB ग्रुप के चेयरमैन बने तो टर्नओवर थी 350 करोड़ और वैल्यूएशन थी 40 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ रुपए। जब उन्होंने छोड़ा, जब यहाँ से गए तो उनके मुताबिक 1,75,000 करोड़ की वैल्यूएशन। अब इनको एक चीज़ और महसूस हुई कमी के ये एक सिन बिजनेस है भी। ये जो भी टबाको बिजनेस हैं, लिकर बिजनेसेस हैं, कैसीनो बिजनेसेस हैं, इनको सिन बिजनेस बोलते हैं। सिन बिजनेस बना एक पाप की दुनिया। तो वहाँ पर कायदे कानून बड़े सख्त होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने लाइसेंसेस हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग और क्लोज कांटेक्ट के लिए ये राज्यसभा MP भी बन गया। और राज्यसभा MP बनने में क्या क्या इन्होंने किया होगा वो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। फाइनली ये राज्यसभा MP बन गए
और वहाँ पर पावर के गलियारे में इनका उठना बैठना, मंत्रियों के साथ, एमपीज़ के साथ, सबके साथ इनका एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, जो ऑब्वियसली इनको इनके बिजनेस में मदद करता था। अब इनका भाई साहब का मन हुआ कि मैं अपनी एयरलाइन खोलूं। कहने को ही चाहते थे कि अल्टीमेटली बियर ब्रांड को ही फायदा होगा, क्योंकि एयरलाइन भी किंगफिशर के नाम से चलेगी। लेकिन इनका बोर्ड इस बात से खुश नहीं था कि एयरलाइन खोलनी है, और बैंक्स भी राजी नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने 400 करोड़ रुपए खुद का लगाया। कन्विक्शन थी इनको कि मैं बढ़िया चला ले जाऊंगा। और इनके बेटे का 18वां जन्मदिन था 7 मई को। 7 मई 2005 को इनके बेटे सिद्धार्थ का 18वां जन्मदिन था। ये उसको गिफ्ट देना चाहते थे, ऐसे कहते हैं पॉडकास्ट में। हालांकि इन्होंने ये डिनाई किया है, लेकिन ऐसा उस टाइम में भी कहा गया था, और बहुत सारे ऐसे मीडिया में ये खबरें छपी कि ये बेटे को जन्मदिन की गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन 2 दिन लेट हो गए। 9 मई को किंगफिशर का लॉन्च हो। धीरे धीरे करके किंगफिशर घाटे तो खा रही थी, लेकिन बड़ी प्रीमियम एयरलाइन थी, लोग पसंद करते थे। हर एक बिजनेसमैन, एस्टैब्लिश बिजनेसमैन जो थोड़ा सा अच्छी लग्जरी चाहता था, वो इस एयरलाइन में, मैं खुद इस एयरलाइन में ट्रैवल करता था और अच्छा लगता था। इट वॉज अ गुड एयरलाइन। ये जेट एयरवेज के टक्कर में थे। जेट भी तब बराबर में ही थी, वो भी एक अच्छी एयरलाइन थी। ये 2 एयरलाइन थी, लेकिन ये इंटरनेशनल रूट पे नहीं चल पा रहे थे। रूल था 5 साल का। तो उसके लिए इन्होंने एक डिसीजन लिया, एयर डेक्कन खरीदा। कोई $140-45 के आसपास, मिलियन डॉलर, $140-45 मिलियन के आसपास, जो आज के टाइम में 1000 करोड़ के आसपास रुपए होगा। उस पर वो एयरलाइन इन्होंने खरीद ली। तो पहला फ्लाइट बेंगलोर से लंदन ये ले जाने में कामयाब हो गए, और किंगफिशर बन गई इंटरनेशनल एयरलाइन। अब आता है भाई साहब 2008। अब 2008 में एक तरफ तो वैसे ही इनको घाटे हो रहे थे, खर्चे बड़े हाई थे, ऊपर से डेक्कन एयर भी लो कॉस्ट एयरलाइन थी, पैसा 1000 करोड़ वहां भी निकल गया। तो लॉस बढ़ता जा रहा है और ये प्लेन खरीदते जा रहे हैं, लॉस बढ़ता जा रहा है, ये प्लेन खरीदते जा रहे हैं। और उसके बाद इनका कहना यह है कि प्रणब मुखर्जी से मिले। उन्होंने कहा भाई डाउन साइज मत करो। इनको लगा कि थोड़ा एयरलाइन को डाउन साइज करना चाहिए, लेकिन प्रणब मुखर्जी साहब ने बोला डाउन साइज मत करो, बैंक सपोर्ट करेंगे, और बैंकों ने सपोर्ट किया। यहाँ तक किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंसोर्टियम बना के, मतलब 7-8 बैंकों ने मिलकर स्टेट बैंक के अम्ब्रेला के नीचे इनको कोई 1700 करोड़ रुपए की फंडिंग करी, लोन दिया। लेकिन इधर इनके घाटे बढ़ रहे थे, ऑयल की पेमेंट्स लेट हो रही थी, लेकिन इनकी लेविश पार्टियां चली रही थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था जिंदगी में। 33 करोड़ रुपया ये कंपनी से सैलरी लेते थे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर स्टाफ की सैलरीज लेट हो रही थी, वेंडर्स केटरर्स की पेमेंट लेट हो रही थी, एयरपोर्ट्स की पेमेंट्स लेट हो रही थी। धीरे धीरे करके ये फंसते चले जा रहे थे। फिर एक और लोन लिया गया IDBI बैंक से, तकरीबन 900 करोड़ रुपए के आसपास का और लोन लिया गया। और इधर इन्होंने फ्रांस में एक 35 मिलियन यूरो में एक प्रॉपर्टी भी खरीदी। टीपू सुल्तान की तलवार भी खरीदी 17 करोड़ की। मर्सिडीज कोई 18 से ऊपर टॉप क्लास मर्सिडीज इनके पास थी। हर नए से नया ब्रांड, हर चीज़ का शौक ये रखते थे, और शौकीन तो ये तबीयत से थे। अपने आसपास अपने को महिलाओं से घिरा रखते थे, हमेशा गर्लफ्रेंड्स रहती थी इनकी। वो शौक इनके बरकरार थे पूरे। राजसी शौक जिसे कहते हैं, वो राजाओं वाले शौक इनके सब थे। अब ये धीरे धीरे 2014-15 के आसपास फंसने लग गए, चारों तरफ से घिरते चले गए, और फाइनली किंगफिशर एयरलाइन को NPA घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर तक घोषित कर दिया, और यहाँ पर CBI की इंक्वायरी चालू हो गई, और DRT में एक अपील फाइल हुई कि इनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए। 2016 3 मार्च की डेट लगी कि पासपोर्ट रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1 मार्च 2016 को DRT में एप्लीकेशन लगी थी और सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया। 3 मार्च की डेट लगी 2016 में, और ये 2 मार्च को, जी हाँ 2 मार्च को पार्लियामेंट गए हैं, अरुण जेटली से मिले हैं। अरुण जेटली डिनाई करते हैं कि मुझे ऐसे आते जाते चलते हुए मिले थे, लेकिन एक कांग्रेस MP का कहना है कि 15-20 मिनट मुलाकात हुई। अगर ये कोई रॉन्ग प्रूव कर दे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। चलो वो बात की बात है, मुलाकात हुई होगी, इन्होंने कहा होगा जी मुझे बैंकों से बात करनी है, लेकिन यहाँ से वो लंदन चले गए। इनका कहना यह है कि मेरी जेनीवा में मीटिंग थी, मुझे वापस आना था, लेकिन इतना बड़ा पीछे से हंगामा हो गया कि वापस आएगी, क्योंकि इनको अंदेशा हो गया कि अब मुझे ये जेल में डाल देंगे। 18 अप्रैल 2017 में जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जब वहाँ पर कंप्लेंट की ब्रिटेन में
तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने इनको 18 अप्रैल 2017 को अरेस्ट किया, लेकिन इनके बहुत बड़े बड़े लॉयर थे और उन्होंने इमीडिएट इसकी बेल करा दी। तब से ये मामला लटक रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वापस आए, केसेस चल रहे हैं, बैंकों ने भी वहाँ जाके केसेस कर दिए हैं और इनके मुताबिक इन्होंने 14,000 करोड़ से ज़्यादा दे दिया है और इस पॉडकास्ट पे इन्होंने अपने आप को 100% निर्दोष बताने की कोशिश की। तो अब आइए तजुर्बे की बात करता हूँ कि भैया ये 100% निर्दोष हैं कि नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे से, क्योंकि मैं इस सिमिलर सिचुएशन से निकला। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। 2001 में 1995 में मेरा बहुत बड़ा IPO आया, कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े बंगले, बड़ा बड़ा ट्रैवल, सब कुछ वो हो रहा था। उस लेवल पे नहीं जो विजय मल्ल्या का था, लेकिन अपने लेवल पे बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। फैक्ट्रीज थी, बंगले थे, ओवरसीज ऑफिस थे और ट्रैवल था, सब कुछ था। लेकिन जब ये घाटा लगा 22 करोड़ का, तो 15 करोड़ का लोन हमारे ऊपर था। उसके अलावा सप्लायर्स के पैसे थे, स्टाफ की सैलरीज थी। तो सबसे पहले हमने काम किया, स्टाफ की सैलरीज दे दी, क्योंकि स्टाफ की सैलरी नंबर 1 सबको देनी चाहिए पहले। अब यहाँ पर दूसरी बात हुई, फैक्ट्रीज बेच के हमने अपने वेंडर्स को पैसे दिए और घर बेच के बैंक को सेटल कर दिया और किराए के घर में आ गए और वापस से ज़िंदगी जीरो से चालू करी, लंदन नहीं भागे। अब यहाँ विजय मल्ल्या के बारे में बताऊं कि जो इनके प्रोज हैं, जो अच्छी बातें हैं। पहला, कंपनी बढ़िया चलाई, नंबर 1 ब्रांड बनाया। मार्केटिंग जीनियस, 1,75,000 करोड़ का ब्रांड बनाया बियर का, यहाँ तक बहुत बढ़िया था। महाराजा की जिंदगी जीते थे, शौक थे बड़े बड़े इनको गाड़ियों के, महिलाओं के, ये सब भी ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी ये कर रहे थे ठीक है। पैसे का कोई कैसे करता है, पैसे का इस्तेमाल कोई अय्याशी में करता है तो कोई धर्म कर्म में करता है, सबके अपने अपने संस्कार हैं। इन्होंने अय्याशी में किया, इनका पैसा था, इन्होंने किया, जो मर्जी करें। लेकिन बात यहाँ पर ख़राब हुई कि जब पहली गलती इन्होंने की कि भाई इतना बढ़िया धंधा चल रहा है, ऐसे धंधों को हम बोलते हैं नलके में पैसे आना, कैश काउ बिजनेस इंग्लिश में कहा जाता है, कि कुछ भी ना करे तो इतने पैसे आ रहे थे, इतने पैसे आ रहे थे कि पुष्ट दर पुष्ट खत्म नहीं होते। बहुत अच्छा चल रहा था, जिंदगी भी महाराजाओं वाली, जगह जगह किंगफिशर विला, प्राइवेट जेट्स, पार्टीज, लेविश लाइफस्टाइल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप जिंदगी अच्छी जी रहे हैं। एयरलाइन बिजनेस में भाई क्यों गए, पहली गलती। मैंने रिसर्च करी, तकरीबन आज तक पिछले 100 साल में 600 एयरलाइन बैंकरप्ट हो चुकी हैं, 600। तो आप इस धंधे में क्यों गए? अभी पिछले जब से उबर आई है, जहाँ पे सर्ज प्राइसिंग और डिमांड बेस्ड प्राइसिंग आई है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ एयरलाइन प्रॉफिटेबल हो गई हैं, क्योंकि ये डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ाती रहती है। तो अब वो नहीं रह गया कि आपको हमेशा सस्ते में ही बेचना है। तो यहाँ पर भैया पहली गलती, और ये मानते हैं कि मैंने गलती की। दूसरी गलती, एयर डेकन क्यों खरीदी भैया? चलो इंटरनेशनल रूट पे जाना था, खरीद ली, तो ब्रांड दूसरा रखते ना। किंगफिशर रेड क्यों रखा? रेड रखा तो वही फैसिलिटी, खाना वाना उस पर क्यों दिया? ये बड़ी मिस्टेक है। आपने अपने ब्रांड को डाइल्यूट कर दिया। प्रीमियम ब्रांड के सामने एक सस्ता ब्रांड रख के, जहाँ पर सिर्फ 1,000-2,000 रुपये प्राइस का डिफरेंस, लेकिन खाना वहाँ भी मिल रहा है, जबकि सस्ती एयरलाइन में भाई साहब खाना नहीं मिलता है, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते, सीट के पैसे देने पड़ते। यहाँ तक कि जो लो कॉस्ट एयरलाइन होती है वो स्टाफ को मोबाइल भी चार्ज करने नहीं देती हैं वहाँ पर, कि कंपनी का बिजली का बिल खर्चा हो रहा है, यहाँ तक पैसे बचाती हैं। एक पैकेट मूंगफली का नहीं देती। ऐसी बचतें लो कॉस्ट एयरलाइन में होती हैं, जो किंगफिशर रेड में नहीं थी। दूसरी गलती, और 1,000 करोड़ रुपया उस पर चला गया भैया, आपके पास पैसे थे नहीं। तीसरी चीज़, भाई बिजनेसमैन थे, धंधे का उसूल पहला भूल गए। धंधा किया जाता है प्रॉफिट के लिए, धंधा कोई मजाक नहीं है। आपने इसे मजाक समझा, आपने लोन पे लोन पे लोन पे लोन लेके धंधे को घाटे में डाला, और घाटा लगातार हो रहा था, खर्चे ज़्यादा। जबकि एक आम बिजनेसमैन को, छोटे से छोटे व्यापारी को ये समझ होती है कि भैया मेरा खर्चा कितना है, आमदनी कितनी है, उस हिसाब से वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करता है, प्रॉफिट चाहे कम हो या ब्रेक इवन हो। लेकिन घाटे में बिजनेस सिर्फ वो लोग चलाते हैं जिनके पास VC का पैसा हो, स्टार्टअप हो। VC के पैसे में आपको कोई ब्याज नहीं देना है, वो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। आपके पास ब्याज का पैसा था बैंकों का। जो बैंकों का पैसा होता है वो आम जनता का पैसा होता है, रिटायर्ड लोगों का पैसा होता है, वो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी बैंकों में FD रखते हैं, उसका पैसा होता है। तो वहाँ पर आप लोन पे लोन लेते गए, तो ओवर लेवरेजिंग आपने कर ली, ये आपकी और गलती। अब उसके अलावा एक स्टेज पे आपको समझना चाहिए था भाई, हम लोग हर हफ्ते, हमारी छोटी सी कंपनी है, लेनदारी देनदारी निकालते हैं,
नींद नहीं आती भाई साहब, जो देनदारी बढ़ जाती है। तो आपकी देनदारी बढ़ रही थी, आप मजे कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, तब नहीं समझ में आया। अच्छा चलो, आप कहते हो आप भागे नहीं भैया, तो 55 बैग लेके जेट एयरवेज की फ्लाइट में कौन गया था भैया? 55 बैग। आप जैसे लोग ना कपड़े भी साथ लेके नहीं जाते, क्योंकि बाहर अपने घर होते हैं, वहाँ कपड़े होते हैं। आप 55 बैग क्यों लेके गए यहाँ से, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। और सच बात है या नहीं है तो मुझे भी नहीं पता, पर सारी मीडिया में ये पता है, लिखा गया है कि आप 55 बैग लेके, और दुनिया ने देखा होगा भाई, जबकि प्राइवेट जेट से तो गए नहीं आप, पब्लिक एयरलाइन से गए थे, तो रिकॉर्ड की बात होगी कि आप 55 बैग्स लेके गए हो। इसके ऊपर भी आपने अपने पॉडकास्ट पर डिनाई किया। तो आप यहाँ ये भूल गए कि भैया धंधा मतलब प्रॉफिट। अब सबसे बड़ी गलती आपकी बताता हूँ मल्ल्या साहब, ध्यान से सुनना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। स्टाफ की सैलरी ना देना, आप कहते हो बैंकों ने अलाउ नहीं किया। भैया 14,000 करोड़ रुपए बैंक ले चुके हैं, इसका मतलब इतना पैसा तो था ना यार आपके पास। और उसके अलावा बाहर रह रहे हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, और कहीं ना कहीं तो भाई घपला किए होगे, पैसा साइफन किए होगे, जो सीबीआई और ईडी की नज़र में आया होगा, तभी आपको लगा कि जेल में डाल देंगे, तो निकल लिया आप। फिर भी अपने पर्सनल दे देते ना स्टाफ को पैसे, यार इतने तो पैसे थे, पार्टी कर रहे थे पर्सनल पैसे से, स्टाफ को भी देते। स्टाफ को कहते हैं आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, बैंक देने नहीं दे रहा, आपको स्टाफ हीरो। अब भैया सबसे भयंकर जो गलती, भाई स्टाफ की सैलरी क्यों नहीं दिए? 60वां बर्थडे मना रहे थे, 60th बर्थडे, लंबी चौड़ी पार्टी चल रही है, और कह रहे हो बैंक को नहीं पैसा देने दिया। पर्सनल पैसे तो थे, पर्सनल से दे देते ना तनख्वाह, हमने भी दी थी यार। और तो और छोड़ो, एक छोटी सी एंटरप्रेन्योर है अपने यहाँ, उसके यहाँ पे अंडर प्रिविलेज, मतलब वो गरीब औरतों को कैंडल बनाने का काम सिखाती है, और एक छोटा सा बिजनेस है उसका, कोई 1.5-2 करोड़ रुपए का। कोविड के टाइम में काम बंद था, उसने अपनी ज्वेलरी बेच के स्टाफ को सैलरी दी। तो भाई तुम तो आज अपॉलॉजी कर रहे हो और तनख्वाहें दी नहीं, तो ये भैया सबसे बड़ी गलती। और फाइनली तजुर्बे के बाद बता दो, जब ये सब घपला हो रहा था ना, ईगो बहुत रही होगी कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। और ऐसा होता है जब आप इतने ऊंचे उड़ रहे होते हो, तो तब आपको ये लगता है मैं कुछ गलत कर नहीं सकता। मेरे साथ भी हुआ था, एक घमंड आ जाता है, वो घमंड आपके अंदर भी था कि आप कुछ गलत कर नहीं सकते हो। और वहाँ पर आप जब फंस रहे थे ना, तो आपके पास रसूख था, आपके पास जान पहचान थी, उठना बैठना था सरकार में, बैंकों से आप बड़े आराम से सेटल कर सकते थे। आपके हिसाब से वो 6,000 करोड़ था ना, 3,000 करोड़ में भी आप सेटल कर लेते। आज हमारे देश में लाखों करोड़ों का एनपीए है, लाखों करोड़ों का। सब जेल नहीं जाते लोग, बहुत से लोग सेटल कर लेते, बहुत कुछ हो जाता है। आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बात जब वहाँ तक पहुँच गई, मीडिया में उछल गई, स्टाफ को सैलरी दी, पार्टियाँ, तो ऐसे टाइम में तो भाई अपना साया भी साथ छोड़ देता है। आपका साथ तो सिर्फ मंत्रियों ने, दोस्तों ने और एमपी ने छोड़ा। तो ये कुछ गलतियां कर गए भाई, जिसका खामियाना आपको भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा। शायद ज़िंदगी ने आपको ये लेसन दिया हो कि अब इसके बाद जो भी करो सोच समझ के करना, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना, हम्बल रहना, घमंड मत करना पैसे का भैया, और साथ में कायदे कानून का पालन करना, क्योंकि कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई पीछे पड़ी। उसके जिसके साथ सरकार थी उसके पीछे तो कभी सीबीआई और ईडी नहीं पड़ती थी। तो कहाँ क्या क्या हुआ, ये जब समय आएगा बातें खोलेंगी। लेकिन ये बात भी ठीक है कि पैसा तो रिकवर हो चुका है बैंकों का, तो मामला अगर ठीक ठाक हो जाए तो हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे कि आप भी एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, तो सब ठीक ठाक हो जाए। पैसा बैंकों का चुक गया, चलो भाई बात आई गई, फेयर ट्रायल आपका हो जाए। कोई गलती मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो आपको बाइज्जत बरी किया जाए। तो अगर अब सारे मामले को कंक्लूड करें तो विजय मल्ल्या का कहना यह है भाई 6,000 का लोन था, 14,000 वसूल कर चुके हो, अब तो जान छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूं। दूसरी तरफ कई लोगों का आर्गुमेंट यह है कि अगर चोर की चोरी पकड़ी गई और माल रिकवर हो गया, लेकिन सजा तो मिलेगी, चोर तो चोर ही रहता है। तो अब आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या विजय मल्ल्या चोर है या नहीं है। 6,000 के बदले सरकार और बैंक 14,000 करोड़ वसूल कर चुके हैं,
और एक जाने माने एंटरप्रेन्योर राज्यसभा एमपी रहे हैं, उनसे गलती हुई और हर एक से होती लाइफ में गलती। क्या उनको वी शुड लीव देम अलोन? उनकी ये गलतियां माफ करनी चाहिए और आगे वो ठीक से अपनी जिंदगी जी सकें, एक फेयर ट्रायल मिले। अगर उन्होंने वाकई पैसा साइफन ऑफ किया है, कोई और रेगुलेशन जो फेमा के होते हैं उसको वायलेट किया, तो उसकी तो भाई सजा मिलेगी, उससे तो कोई बच नहीं सकता है। लेकिन अगर खाली पैसे का लेन देन है और उसमें पैसा वसूल हो चुका है, तो इसको चोरी माने या ना माने, कमेंट पे आप बताएंगे।